हाय स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2023 10th का ये विद्युत प्रभाव, इसमें देखते हैं। आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया, अभी से जुड़ जाइए अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत का प्रभाव में। सबसे पहला पॉइंट आवेश। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्युत प्रभाव क्या होता है? जैसे हम मान लें आवेश, पहले देखिए कि ये जो है दो प्रकार का होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। और यदि ये दोनों समान आवेश हो जाएं तो क्या होगा? इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं ये आवेश में विद्युत प्रभाव क्या है। ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो इसका अपना चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा। चलिए पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं तो आसान लगेगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश होगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ क्या है? विपरीत आवेश है तो ये आकर्षित करेगा। ठीक, पहली बात फिर से सुनिए। विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, दूसरे शब्द में समझिए, ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसका अपना प्रभाव जहां तक होगा, जहां तक इसका प्रभाव होगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक, चलिए अब विद्युत क्षेत्र हमने जान लिया। अब विद्युत क्षेत्र में ये धन आवेश और ऋण आवेश क्या करते हैं? आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। इसी को हम कहते हैं विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत प्रभाव। और हम चुंबक में प्रैक्टिकली ये बहुत बार किए होंगे। चुंबक, कोई दंड चुंबक लें तो उसमें मान लीजिए ये उसका उत्तरी ध्रुव है, दोनों ये और कैप वाला उत्तरी ध्रुव है और ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव मान लो। तो जब उत्तरी ध्रुव को ले आएंगे समीप में तो ये प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर करेगा। ठीक, और अगर विपरीत आवेश को ले आए, विपरीत ध्रुव को ले आएंगे तो ये क्या करेगा? आकर्षित करने लगेगा। तो ये आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण जो है, प्रभाव जो है, ये चुंबकीय प्रभाव है। और यही जब आवेश में होता है तो वो विद्युत प्रभाव है। ठीक, तो विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव जिसके कारण उत्पन्न होता है वो आवेश होता है। ठीक, चुंबक में हम लोगों ने देख लिया है आवेश कैसे चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो अभी तो ये जानिए आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? आवेश की न्यूनतम इकाई। आवेश की न्यूनतम इकाई जो होती है वो मूल आवेश होती है। ठीक, आवेश की न्यूनतम इकाई कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो। ठीक है, किसी भी पदार्थ में कोई भी चीज हो, यदि वो आवेशित है तो उसमें आवेश जो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। फिर से समझिए एक बार। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। ये याद रखना पड़ेगा हमको। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। ठीक, अब कोई दूसरा पदार्थ होगा तो उस पर जो आवेश होगा इस एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है इसी का 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है या 4 गुना हो सकता है। यानी यदि n गुना है तो Ne होगा। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Ne होगा। फिर से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो गया तो दूसरे पदार्थ पर आवेश कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ऐसे ही होगा। अब आवेश जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया यानी माइनस निकल गया तो बचा क्या? धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश बनेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी से बनेगा धन आवेश। ठीक है, और ऋण आवेश बनेगा इलेक्ट्रॉन की
अधिकता से, भाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, माइनस बढ़ गया तो ऋणावेश बन गया। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या बनेगा? ऋणावेश। ठीक, तो चलिए हमने देख लिया आवेश, धन आवेश और ऋणावेश। ठीक, मूल आवेश क्या होता है? आवेश की न्यूनतम इकाई, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश होता है। ठीक, और किसी भी कण में, किसी भी पदार्थ में आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, Q बराबर यानी E होता है। अब ये धन आवेश भी हो सकता है और ये ऋण आवेश भी हो सकता है। तो हमने जो बताया किसी भी पदार्थ पर आवेश वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन में, ऋण में हो सकता है, ये भी। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए मूल आवेश हमने समझ लिया। विद्युत क्षेत्र भी देख लिया, क्या आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक या इसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र, या जहाँ तक या दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। आगे देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? ध्यान दीजिए, आवेश जब गति करता है, आवेश जब गति करता है, आवेश जब गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी आवेश तेजी से गति करेगा तो क्या होगा? ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, धीरे धीरे गति करेगा तो कम धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आवेश जो है, आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश तेजी से प्रवाहित हो रहा है तो ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, धीरे धीरे तो कम। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या होगा बताओ, क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर, बोलो। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम मान लें Q कूलाम का आवेश किसी चालक में t समय तक प्रवाहित होता है। Q कूलाम का आवेश किसी चालक में t समय तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगी Q/T। आया? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां से हम मात्रक देख लेते हैं। आवेश का मात्रक याद रखिए कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब यहां से भी मात्रक निकाल लीजिए। आवेश का हो गया कूलाम और समय का हो गया सेकेंड। तो सेकेंड नीचे है तो प्रति सेकेंड लगाओ, कूलाम प्रति सेकेंड। ये विद्युत धारा का मात्रक आ गया। ठीक, एम्पियर लिखिए या कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1 एम्पियर भी हम परिभाषित कर सकते हैं। 1 एम्पियर यदि परिभाषा लिखने को आ जाए कि 1 एम्पियर क्या है तो आप बता सकते हैं कि 1 एम्पियर, देखिए यहाँ से धारा कब होगी? जब Q का मान 1 हो जाए और T का मान भी 1 हो जाए। तो यहाँ लिख लीजिए, यदि Q = 1 कूलाम और T = 1 सेकेंड। ठीक, तो ये I बराबर होगा 1/1, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। नीचे से लिखिए 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर धारा कब होगी? जब 1 सेकेंड तक 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाएगा। कहाँ? किसी चालक में। अगर इधर से कहेंगे तो किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। या यहाँ से कह लीजिए 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। ठीक, चाहे जहाँ से कहिए, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, चलो बताओ साक्षी, बोलो क्या होगा? 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, 1 एम्पियर होगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ये विद्युत धारा की दिशा समझ लीजिए ध्यान से। दिशा, अभी हमने देखा है कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक +Q कूलाम, दूसरा -Q मान लीजिए। तो यदि +Q कूलाम का आवेश यानी धन आवेश अगर इधर गति कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा भी इधर ही होगी। यानी विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। याद रखिए कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। ठीक है, और
ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से। विद्युत धारा की दिशा, पहला पॉइंट करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, और दूसरा पॉइंट ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, चलिए ये तो हो गया विद्युत धारा। अब आगे देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान समझिए। ये प्लस Q कूलाम का आवेश है, इसका अपना क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इससे बाहर मान लो ये प्लस Q कूलाम का आवेश है। अब इस आवेश को यहाँ ले आना है, तो जिस आवेश को स्थानांतरित करेंगे उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण। अब इस परीक्षण आवेश को ध्यान दीजिए, इस परीक्षण आवेश यानी ये भी प्लस Q कूलाम का आवेश है, ये भी है। अब इसको जब इसके समीप ले आएंगे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि समान आवेश है। समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये पास नहीं आएगा। इसलिए अब यदि हमको इसको पास ले जाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए इस परीक्षण आवेश Q0 को किस वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, अब इस विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इसको हम अनंत मान लेते हैं। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य यदि W है, ठीक है, और इस परीक्षण आवेश Q0 है जिसको हम ले आ रहे हैं, तो हम यहाँ से विभव ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य और इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। इस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। पहला तरीका परिभाषित करने का। फिर सुनिए, अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक, दूसरे तरीके समझिए, यदि परीक्षण आवेश को हम एकांक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एकांक यानी एक मान लेते हैं, तो क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश, वही कह लीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से ले आने में किया गया कार्य, कहाँ ले आने में, विद्युत क्षेत्र में। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य ही विभव होता है। क्यों, क्योंकि बटे एक लिखेंगे नहीं, बटे एक वैसे हो जाएगा। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। चलो बताओ महक, बोलो विभव क्या होगा। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले आने का कार्य W है तो विभव कहलाता है। ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। चलो ठीक है, अब समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और जान ली, विभव में, विभव को ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं। आवेश प्रवाह के माध्यम को विभव कहते हैं। ठीक है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो V बराबर, यदि ध्यान दीजिए, यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य W है, तो यहाँ लिखेंगे विभव परिभाषित करके। यदि विभव यदि मान लीजिए 2 नंबर में यदि आ जाए तो कैसे लिखेंगे, पहले विद्युत विभव लिखिए, परिभाषित कीजिए। एकांक आवेश को अनंत से ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ऐसे कह लीजिए। या परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, ऐसे कह लीजिए। फिर इसके बाद मानिए कि यदि परीक्षण आवेश Q0, यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य W जूल हो, तो उत्पन्न विभव है तो कथा हो गया। ले आने में किया गया कार्य W जूल हो तो विभव हो जाएगा, विद्युत विभव क्या हो जाएगा, W/Q0। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए विभव, विभव जो है ये अदिश राशि है, याद रखिए विभव क्या है, अदिश राशि है। अब यहाँ से मात्रक निकाल लेते हैं। विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जो है वो होगा वोल्ट। ठीक, अब यहाँ से मात्रक निकाल लीजिए। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ से आ जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से 1 वोल्ट यदि हमको परिभाषित करना है
तो कैसे करेंगे, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, Q नॉट 1 कूलाम मान लेते हैं जैसे पिछली बार हमने किया था, और W बराबर 1 जूल कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से विभव V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक, तो 1 वोल्ट विभव कब उत्पन्न हुआ, जब 1 कूलाम के आवेश को ले आने में विद्युत क्षेत्र में ना, विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, चलो बताओ, बैठ के बोलो, 1 वोल्ट क्या होगा, बताओ। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य यदि 1 हाँ। हो तो 1 वोल्ट कहलाता हाँ, उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं विभवांतर। क्या देखेंगे, विभवांतर सेम वही है, थोड़ा सा केवल अंतर कीजिए। देखिए विभवांतर यानी विभव में अंतर। तो ये प्लस Q कूलाम का आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र में ही इस परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले आने में, एक जगह से दूसरे जगह तक ले आने में जो कार्य होता है, देखिए यदि हम एकांक कहेंगे तो अनुपात कहने की आवश्यकता नहीं है, तो यदि परीक्षण आवेश कहेंगे तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात भी कहना होगा। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे देख ले हैं, इसका मात्रक भी वोल्ट होगा। चलिए अब ओम का नियम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, ये चालक तार हम मान लेते हैं, इसकी भौतिक अवस्था हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, यानी इसकी लंबाई ना तो परिवर्तित कर रहे हैं, ना तो क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, ना तो पालिश कर रहे हैं, या कोई किसी भी प्रकार से जो भौतिक अवस्था इसकी हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु हो गया ना, एक बिंदु से दूसरा बिंदु हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर ही कहेंगे। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु। ठीक, तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के, ध्यान दीजिए, अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो समझिए अनुक्रमानुपाती क्या है, यदि हम विभव को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, विभव बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, यानी या उल्टा कह लीजिए, यदि धारा का मान अधिक मिल रहा है इसका मतलब विभव ज़्यादा है। धारा बढ़ गई तो विभव बढ़ जाएगा, ध्यान दो इधर, धारा बढ़ गई तो विभव बढ़ जाएगा, और विभव बढ़ गया तो धारा बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ओम का नियम फिर से समझिए, कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहती है तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना लिख करके फिर मान लीजिए कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है और उसमें बहने वाली धारा I है, तो ओम के नियमानुसार मिल जाएगा V प्रोपोर्शनल I। अब हमने कितनी बार बताया है, आज फिर बताएंगे। ये प्रोपोर्शनल का निशान है, जब ये आता है तो हटता है, और जब हटता है तो नियतांक लाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा करके यहाँ हमें एक नियतांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R, R यहाँ क्या है, एक नियतांक है। ध्यान दीजिए, नियतांक तो है लेकिन किसी एक चालक तार के लिए, अगर दूसरा चालक तार लेंगे तो उसके लिए R का मान बदल जाएगा। वही तार है, लंबाई चौड़ाई उसकी नहीं बदल रही, चौड़ाई मतलब उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, तो तार का प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहाँ लिखिए कि V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक है। हमने पिछले वीडियो में भी कई बार ऐसे किया है, क्या, जब प्रोपोर्शनल करते हैं तो बराबर आ जाता है नियतांक, फिर नीचे हम बताते हैं ऐसे कि R एक नियतांक है। अब इसका आंकिक मान या उसकी जो है नाम जो है अलग अलग होता है, तो R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
दिख रहा है इधर, इसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब यहाँ हम विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। विद्युत प्रतिरोध, ठीक, यहाँ हमने लिखा है ना विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो विद्युत प्रतिरोध जो है ये विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, यानी सीधे सीधे कह लीजिए विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलो बताओ आर्या, बैठ के बोलो। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद इसका मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक R बराबर, यहाँ से लिख लीजिए R बराबर V, ध्यान दीजिए V बराबर आई R मिला है, तो R बराबर क्या होगा, I उधर जाएगा बटे में हो जाएगा ना, V अपान आई। चलिए ये हो गया हमारा फार्मूला प्रतिरोध के लिए। ठीक, तो यहाँ से इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक होगा ओम। ठीक, और इसको प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। ठीक, और दूसरा मात्रक यहाँ से विभव का मात्रक बताओ शिवानी क्या होगा। विभव का मात्रक, बैठ के बोलो, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, और विद्युत धारा का एम्पियर। तो यहाँ से आ जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक, तो प्रतिरोध का क्या मात्रक मिल गया, एक ओम और दूसरा वोल्ट प्रति एम्पियर। मात्रक निकालने आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से प्रतिरोध हो गया। अब ध्यान दीजिए कि विभव और धारा के बीच यदि ग्राफ खींचें हम, ध्यान दीजिए, विभव और धारा के बीच यदि ग्राफ खींचें, इसको समझ लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है ये। चलिए कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ हम आई लिख दे रहे हैं, इधर विभव लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हमने बताया कि ये अनुक्रमानुपाती होता, हमने नहीं, ओम ने बताया है ना, हम तो जानते हैं उनके कहने पर। चलिए, तो धारा बढ़ाने पर क्या होता है, विभव बढ़ेगा। धारा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, यानी धारा और विभव के बीच जब ग्राफ खींचेंगे हम तो क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए। और यदि, ध्यान दीजिए, यदि ये धारा जो है विभव के अनुक्रमानुपाती नहीं होगी, या कह लीजिए विभव धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो ये सीधी रेखा नहीं मिलेगी, कभी धारा बढ़ेगी कभी घटेगी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। प्रतिरोध भी हमने देख लिया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चलिए पहले हम प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा हुआ प्रतिरोध। कोई चालक तार है, चालक तार की लंबाई अगर बढ़ा दें हम, ध्यान दीजिए, चालक तार की लंबाई बढ़ा दें, कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, थोड़ा सा चार्ज है उसमें, और बहुत बड़ा तार लगा करके फिर बल्ब जलाएं, फिर छोटा सा तार लगा करके उसी बैटरी से बल्ब जलाएं, तो किसमें तेजी से जलेगा, जो बड़ा होगा उसमें तेजी से जलेगा, उसमें धीमा जलेगा, छोटे वाले में तेजी से जलेगा। क्यों, क्योंकि छोटे तार में प्रतिरोध कम होगा। छोटे तार में, चलो लिख के बताते हैं, छोटे तार में प्रतिरोध कम होगा, या कह लीजिए आर कम होगा, आर ही तो प्रतिरोध है, आर कम होगा। और जब प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध हमने बताया धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, यानी रुकावट कम पड़ेगी तो धारा बढ़ जाएगी, तो धारा अधिक मिलेगी छोटे तार में, बल्ब तेजी जलेगा। बड़ा तार होगा, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक यानी रुकावट अधिक। जब रुकावट अधिक है तो धारा कम हो जाएगी, यहाँ धारा अधिक थी। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिला कि प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा कब, जब तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, बड़ा तार लेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए, तो प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, चूंकि लंबाई बढ़ रही तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध जो है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी तार मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, तार मोटा होगा यानी क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का ज़्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मान लीजिए यदि ये तार है तो ये वाला सिरा, इधर ये वाला सिरा, इस सिरे का क्षेत्रफल जो है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ये ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यानी ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया। अब देखिए फिर से हम पहले विशिष्ट प्रतिरोध को यदि परिभाषित करना है तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद मान लेंगे कि यदि चालक तार का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो ये मिल गया। यहाँ से R बराबर, अब देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनल आया, इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे और नियतांक एक आएगा। यहाँ जो नियतांक आता है वही है विशिष्ट प्रतिरोध, R बराबर रो L अपान A। ठीक, तो यहाँ से रो का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, इधर गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा रो बराबर, ध्यान दीजिए आर ए हो जाएगा और यल जो है इधर आएगा तो नीचे हो गया, रो बराबर आर ए अपान यल। ठीक, अब यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषित कीजिए। कैसे, यहाँ हम कह लेंगे कि यदि तार की लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, ठीक, तो क्या मिलेगा, रो बराबर आर मिल जाएगा। रो बराबर, देखिए ये 1 1 हो गया ना, तो 1 का गुणा तो होगा नहीं, बस ये हो गया हमारा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होगा, जब तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। ठीक, तो परिभाषित कैसे कहेंगे, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, कहिए एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं, 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, तो चलिए इतनी परिभाषाएं हमने देख लिया है। यदि आपको न समझ में आया हो तो कम से कम 1-2 बार देख लीजिए, वैसे ही याद हो जाएगा ना। जब हम एक बार बताएं उसके बाद जब दोबारा बताएं या किसी से पूछे तो साथ में बोलिए, अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।